डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय ईश्वरदीन वर्मा जी, संस्थापक सदस्यों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एवं पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुखपाल सिंह जी, सुरेश वर्मा जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजय वाजपेयी जी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक आशुतोष मधुकर जी, सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव नंदलाल जी, सीजीएन पीजी कॉलेज के बहुत ही सक्रिय और इतने दिनों में ही अपनी छाप छोड़ने वाले प्राचार्य डॉक्टर पंकज सिंह जी, उप प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत सिंह जी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बीके शुक्ला जी एवं इस सभागार में उपस्थित समस्त छात्र एवं छात्राओं और साथ ही बड़ी बेसब्री से इसको कवरेज दे रहे हमारे मीडिया के सभी उपस्थित बंधुओं, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और बहुत ही उत्तम तिथि को इसका आयोजन भी किया गया है। जैसा कि सभी ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया कि महिलाएं बिल्कुल बहुत तेज़ी से, आप पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रही हैं। उनके विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट भी आप देखेंगे तो अब पुरुषों से, मतलब छात्रों से उनका आगे रहता है हमेशा। इस सभागार में भी हम लोग संख्या की दृष्टि से देखें, अनुशासन के अनुपालन की दृष्टि से देखें तो छात्राएं छात्रों पे अभी भी हावी हैं। इस सभागार में इसका बोध होता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग भी बहुत साधारण परिवार से रहे हैं और हम लोगों ने उन संघर्षों को जिया है जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। इस अवसर का भरपूर आप लाभ उठाइए और एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल गांठ बना के बांध लीजिए कि बिना संघर्ष के सफलता असंभव है। बिना मजबूरियों के आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको लगता है कि ये मेरे लिए ये कमी है, मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है, मैं अन्य तरीके से बहुत सारी परेशानियां, हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत मन से उस पर विचार करेंगे तो बहुत सारे अवसर ऐसे हैं जिसको आप गंवा रहे हैं। उन्हीं सीमित संसाधनों में जिन अवसरों का हम फ़ायदा उठा सकते हैं उसको हम नहीं उठा पाते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि सारा का सारा फोकस हमारा अपनी परेशानियों, मजबूरियों की तरफ होता है। इसको मैंने भुगता है और अब मैं जब उस दौर में जाता हूँ आपकी उम्र में तो मुझे ये लगता है कि वास्तव में जो ऊर्जा उस समय हमारे पास थी और जो संसाधन था उसमें मैं और बेहतर कर सकता था। अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूँ। आपने एक पर्वतारोही महिला का नाम सुना होगा जिसका ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गया था। किसी बच्ची को याद हो, किसी छात्र को याद हो, बताएं। किसी को पता है? अरुणिमा सिन्हा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप देखिए बहुत कम लोगों को पता है। अरुणिमा सिन्हा, हेलो, एक ऐसी हस्ती जो ट्रेन से सफ़र करते हुए बरेली की तरफ जा रही थी। उस लड़की के साथ ट्रेन में हादसा हुआ। कुछ उचक्कों ने उनके कान की बाली या पैसे छीनने की कोशिश की और वो लड़ती रही। साथ में बैठे लोगों ने नहीं बचाया उसको और लड़ते लड़ते उचक्कों ने उसे उठा करके ट्रेन के नीचे फेंक दिया। और ट्रेन के बिल्कुल नीचे, आपको पता होगा, इसमें जो लोग थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, कोई चीज़ जब स्पीड से गति करती है तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, वो खींचता है अपनी तरफ। उन्होंने नीचे फेंका लेकिन वो ट्रेन के नीचे गई और उसके दोनों पैर कट गए। पैर कटने के बाद
उसके ऊपर से नीचे पटरी के बीच में वो पड़ी रही, दोनों पैर घुटनों के पास से कट चुके थे। और आपको आश्चर्य होगा कि वो इतना बिजी रूट है, रात की घटना है, और सुबह तक दिन निकलते निकलते तक उसके ऊपर से 40 ट्रेनें जाती रहीं और बेहोश होकर वो वहाँ पड़ी रहीं। सुबह में जब गांव वालों ने बताया तो पुलिस लेकर के उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराई, और जब उनको होश आया तो उनके दोनों पैर नहीं हिल रहे थे। उनका ध्यान, क्योंकि उसमें तमाम दर्द निवारक दवाएं दी गई थी, तो दर्द तो दबा हुआ था, लेकिन जब पैर खींचने का प्रयास किया तो उसे लगा कि मैं असमर्थ हूँ, नहीं खींच पा रही हूँ, क्या हुआ है मुझे। फिर नर्स ने बताया कि आप रेलवे की पटरी के बीच में पड़ी हुई थी और आपके दोनों पैर जो है काटे जा चुके हैं। एक बार फिर वो बेहोश होती है सुन के, और जब कुछ क्षण के बाद उसको होश आता है तो वो हताश नहीं होती है। वो एक चीज़ कहती है कि मेरे ऊपर से इतनी ट्रेनें रात भर निकलती रहीं, फिर भी मैं अगर बची हूँ तो निश्चित रूप से ईश्वर ने कोई बड़ा काम करने के लिए मुझे बचाया होगा। और आपको आश्चर्य होगा, हम लोगों के हाथ पैर सब कुछ ठीक हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम लोग बहाना बनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, उस महिला ने एवरेस्ट की सबसे जो ऊंची चोटी मानी जाती है, माउंट एवरेस्ट का, उसने फतह किया। और कितने संघर्षों के बाद उसका जो कोच था साथ में, जब वो चढ़ रही थी तो वहाँ पे कुछ लोग लौट रहे थे 200 मीटर पहले की चोटी से। तो लोगों ने कहा कि पूछा कि क्यों आप लोग लौट रहे हो, तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, हम नहीं पहुँच सकते। जब वापस लौट रहे थे तो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर इनके कोच के साथ था, और ये ऑक्सीजन की कमी से वहीं पे गिरा पड़ा था और कह रहा था कि तुम भी मत चलो, वापस लौट चलो। लेकिन अरुणिमा ने कहा कि तुम ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दो, मैं बिना फतह किए वापस नहीं लौटूंगी। और उसने एवरेस्ट की ऊंचाई को टच किया, फतह किया, और आज भी तमाम महिलाओं के, छात्रों के, छात्राओं के प्रेरणा स्रोत वो बनी हुई हैं, आज भी वो जिंदा हैं। हमको सीखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये चीज़ बहुत बड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं तो हमें अब उसी में बिल्कुल उसी को याद करके परेशान रहना चाहिए। कहा जाता है कि ये पिक्चरों में गाना है कि कहा जाता है कि वो मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो प्रयास आप कीजिए कि जब आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो उसका सबसे बेहतर इलाज है कि आप ढूंढिए अपने मन मस्तिष्क में कि हमसे दुखी कौन है। आपको 1000 तरह के उदाहरण मिलेंगे। आपको संघर्ष करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे परिवार की स्थिति कमज़ोर है। अभी जैसे विशिष्ट अतिथि महोदय ने कहा कि आपको जो लोग आज जो परिवेश आपको मिला है उससे आप निचोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपको गुरुजन वृंद मिले हुए हैं उनसे आप निचोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना सीख सकें। ये नहीं है कि आपने कॉलेज में प्रवेश लिया है और उसका टाइम शेड्यूल फिक्स है कि इतने घंटे तक हमको पढ़ाई करनी है, उसके बाद घर जाना है, भूल जाना है। बहुत अच्छे लोग उसमें मिलेंगे आपको। मैं एक संघर्ष बता रहा हूँ। मैं वाराणसी में था और यूपी कॉलेज का नाम बहुत लोगों ने सुना भी होगा। वहाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो वो कहा जाता था कि इसको कोई अन्यथा न लेगा, वो ठाकुरों का कॉलेज है। बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को। और ये कहा गया कि नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा टॉप कर ही नहीं सकता, आज तक किसी ने नहीं किया। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टीचरों से सीखा। जो टीचर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। एक टीचर थे डॉक्टर गणेश सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनसे मैंने सीखा और उन्होंने देखा कि जो मेहनत कर रहा है इतना, उसके तरफ उनका मेरे तरफ झुका हुआ। और उन्होंने ये टारगेट मुझे दिया कि यूपी कॉलेज से इस वर्ष जितने लोग बेहतर करेंगे उनका मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। और हम लोगों ने उसमें मेहनत की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पंतनगर में जब मैंने एंट्रेंस दिया तो वहाँ मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया हुआ था। उस समय डॉक्टर बीबी सिंह साहब प्रिंसिपल थे वहाँ के, और डॉक्टर गणेश सिंह से उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन उनका वर्ड ये था
कि तुमने मुझे मेरे ऊपर कर्ज जो लादा हुआ है, आज मैं इस कर्ज को चुकाऊंगा। सीधे मेरे लिए वो प्रिंसिपल के पास गए और उनसे उन्होंने बात की कि इस बच्चे का एडमिशन किसी भी तरीके से होना चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं आया तो ये नहीं ले पाएगा एडमिशन। केवल मेरा और मेरा रिजल्ट उस कॉलेज से निकलवाया उन्होंने और मैं ले करके पंतनगर में एडमिशन लिया। तो वो आपके करने के ऊपर है। मैं उस कॉलेज में मैंने सबसे ज़्यादा अंक भी अर्जित किया। उसको उस साल का वहाँ का रिकॉर्ड टूटा कि यहाँ जो माहौल बना रखा था लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे चीज़ें वो समाप्त हो रही थी, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक और उदाहरण अपने परिवार का मैं देना चाहूँगा। परिवार में बंटवारे भी होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े झुट्टे भी होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में एक ही खून, दो भाई हैं, खास भाई हैं, बंटवारा होता है, आपस में बातचीत बंद हो जाती है। उसका असर छोटे बच्चों पर भी पड़ता है। माँ बाप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो पता चला बाप के समान अगर भाई है तो लोग नमस्कार करना तक नहीं सिखाते हैं बच्चों को। इससे उस भाई का नुकसान नहीं है, इससे निश्चित रूप से जो बच्चा है जिसको आप सिखा रहे हैं, जो इसका संस्कार पा रहा है, निश्चित रूप से निगेटिविटी उसके अंदर आप भर रहे हैं कूट कूट करके। मैं अपने परिवार का एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे बड़े चाचा जी का जो छोटा लड़का है, उसका जो लड़का है वो विकलांग है, पोलियो से ग्रसित है, उसको कोई सपोर्ट नहीं था। और मुझे फ़ख्र है इस बात की कि पूरे परिवार में केवल मैं उसको सपोर्ट करता था कि नहीं तुम पढ़ो। बच्चों के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैंने उसका एडमिशन कराया गोरखपुर में, कहा कि मैं यहाँ पढ़ूँगा, और आश्चर्य हुआ आप करके आपको कि पढ़ाई के रास्ते से भटकाव आया उसके अंदर। उसके आने जाने के, चूँकि सर्टिफिकेट विकलांग का बना हुआ था तो घूमता रहता था। फिर वो फेल हुआ। फेल होने के बाद मुझे लगा कि ये धोखा दे रहा है। पूछा गया तो उसने झूठ ही बोला, लगातार हमेशा झूठ बोलता रहा। फिर स्ट्रिक्टली हमने ये कहा कि जो सपोर्ट मैं तुम्हें कर रहा हूँ ये फिर जीवन में नहीं तुम्हें मिलने वाला है अगर तुमने इसको किया नहीं। तो मैंने एक स्लोगन बनाया था, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को, पहले मज़ा तो बाद में सज़ा। अगर आपने मज़ा लिया अभी से, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, पता चला अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहनने को मिल जाए, हर सुख सुविधा मिल जाए, आपकी सफलता संदिग्ध रहेगी हमेशा। आज वो लड़का ICR से कंपटीशन निकाल करके दापोली महाराष्ट्र में पूरे छात्रवृत्ति के साथ वो एडमिशन लेके पढ़ रहा है, एक विकलांग बच्चा। आपको इस तरीके से प्रेरित करना है। ये जो परिवेश आपको मिला हुआ है, तमाम गुरुजन वृंद यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। आप जब उनके पीछे पड़ जाएंगे तो उनको घर से पढ़ के आना पड़ेगा। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ टीचर को आता हो। अच्छा अध्यापक वो है जो चैप्टर को घर से पढ़ करके आए कि कहीं बच्चे कोई ऐसा प्रश्न पूछना है कि मेरे समझ में ना आए, मैं बता ना पाऊँ। उसको इस बात की अनुभूति हमेशा होनी चाहिए कि मेरी बदनामी ना होने पाए। हो भी जाती है, कॉन्फिडेंस के साथ उसको कहना चाहिए कि मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल चुकी है, एक बार मुझे देख लेने दो, कल मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर था, आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी। मैं आपको बताऊं, मुझे मैथ कक्षा 8 का मैथ भी मुझे लगाने में दिक्कत होती थी, लेकिन मैं कक्षा 8 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। किसी को भनक नहीं लगने पाई कि ये पढ़ के आते हैं, कैसे बताते हैं, क्या करते हैं। मेरी गाड़ी पार हो गई। जितनी मुझे ज़रूरत थी ट्यूशन के फीस से मैं उतना अर्जित कर लेता था। तो इस तरह का जज्बा होना चाहिए। और जितने यहाँ बच्चे हैं, कोई बहुत आपको हाई फाई स्कूल और सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है। आप इतने में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोगों के 10-15 साल पहले उतने संसाधन नहीं थे। इलाहाबाद हम लोग जाते थे फ़ोटो कापी कराने के लिए, किताबें इतनी महंगी थी उस समय एग्रीकल्चर की, तो BHU लाइब्रेरी से निकालते थे और हम लोग इलाहाबाद जाते थे। फिर उस समय 1 रुपये की 3 कापी होती थी फ़ोटो कापी। अब जो है बहुत मशीनें चारों तरफ लगी दिखने। तो आपको रिसोर्सेज जुटाने हैं। आप अपने रिश्तेदारी में बात करिए। आपके रिश्ते में हो सकता है कि कोई लड़की बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही हो, कोई लड़का बहुत आगे जा रहा हो, तो उससे सीखिए आप। जेलसी की भावना नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर वो सीख रहा, हमसे आगे जा रहा, तो उसके अंदर काबिलियत है, कोई तभी जा रहा है। कभी भी डिस्कशन करिए आपस में तो सर्वज्ञानी बन के मत करिए। आप ये मान के चलिए कि अगला हमसे अच्छा कुछ जान रहा है तो उससे मैं कुछ सीखूं। इस तरह का माहौल जब तक आप नहीं बनाएंगे, आपके लखीमपुर खीरी से भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आपके गोला गोकर्णनाथ से निकले हैं, क्लास 2 ऑफिसर्स हैं।
मेरे डिपार्टमेंट में भी आपके ही ये छितौनिया एक गांव है, डॉक्टर दुष्यंत सिंह जिला गन्ना अधिकारी हैं, अभी मेरठ में पोस्टिंग है। आप करिए तो अभी बहुत सारे बच्चे निकले हैं, पीसीएस में निकले हैं, पीसीएस जे में लोगों ने निकाला है। कोई चीज़ असंभव नहीं है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। ये ठान लीजिए मन में कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल असंभव नहीं है। महिलाओं के अंदर जितनी, छात्राओं के अंदर जितनी सहनशीलता है, जितना बोझ उठाने की ताकत है, वो पुरुषों के अंदर कभी भी नहीं आ सकती। आप इसका उदाहरण अपने समाज में भी देख सकते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, इस परिवार का, इस शैक्षणिक माहौल का पूरा आप भरपूर इसका दोहन करिए, उससे लाभ उठाइए, और अपने गार्जियन को, जैसा कि अभी आप देखिए एक और उदाहरण है, दहेज प्रथा, ये समाज की सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है, और इसको आपको चैलेंज करना है कि मैं दहेज के लिए, जो गार्जियन आपका परेशान रहता है, आप ये यहाँ भी देखिए दो तरफा लोग व्यवहार करते हैं। जब लड़के की बारी आती है तो उनको दहेज चाहिए, लड़की की जब बारी आती है तो फिर रोते हैं। लड़की की अगर शादी किया, दहेज अगर दे दिया, तो लड़के में तैयारी करते हैं कि दोगुना लूंगा, मैंने इतना दिया था, बोल के लेते हैं। मेरा इशारा केवल ये है कि आप अपने पैरों पे इतनी मजबूती से खड़े हो जाइए कि आपके वहाँ लड़के वाले खुद जाएं और ऑफर करें, सिलेक्शन आपका हो, मुझे करनी है नहीं करनी है, इस तरह का आपको काम करना है। ये चीज़ें होना शुरू भी हो गई हैं, ये होना शुरू भी हो गया है, और ये बहुत तेज़ी से लोग जागरूक हो रही हैं, महिलाएं हो रही हैं तेज़ी से जागरूक। तो आप गार्जियन को भी ये चीज़ करना चाहिए कि जिस दहेज को लेकर के वो चिंतित है, वो एक मुश्त धनराशि भी नहीं लगनी है। पढ़ाई में तो ग्रेजुअली धीरे धीरे लगना है खर्च हो, तो दिमाग में बैठा ले कि हमें अगर इतना दहेज में देना है तो उस पैसे को हम शुरू से ही थोड़ा थोड़ा शिक्षा पे क्यों ना खर्च कर रहे हैं, कि हमारी बिटिया अच्छी तरह से जॉब पा जाए, हमें शादी के लिए, और वो भी जो है अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता है बर, तो मजबूरी में करना पड़े। तो इस चीज़ को अगर समाप्त करना है तो हमारी बहनों को, छात्राओं को जागरूक होना पड़ेगा। और बिल्कुल ये जो भी इधर छात्र बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो इससे बचे हुए हैं, उनकी भी बहनें प्रभावित हैं इस चीज़ से। तो इस चीज़ को आप लोगों को भी अभी से ये मान के चलना चाहिए, ये ठानना चाहिए कि हमें दहेज नहीं लेना है आगे भी, और समाज को जागरूक करना है। कोई अभी जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये अभी ये उम्र नहीं है बात करने की, लेकिन ये आने वाली जो आप पीढ़ियाँ हैं, इसको अभी से अगर आप जानेंगे नहीं तो इस समाज की जो कुरीतियाँ हैं तमाम छोटी बड़ी, उसको आप दूर नहीं कर पाएंगे। मेरा एक अंत में एक ही इशारा है कि एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखिए, जो व्यक्ति जितना सुविधा संपन्न है, अपवाद में की बात नहीं करता, जो जितना सुविधा से अभाव में जी रहा है, उसके लिए भगवान ने जितनी अपॉर्चुनिटी सफलता की दी है, उतना सुख सुविधा संपन्न व्यक्ति को कभी भी नहीं दिया है। आप देख लीजिए कहीं भी। आज अरुणिमा अगर उसके दोनों पैर न कटे होते तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या वो रेस्ट की ऊंचाई पे वो फतह हासिल कर पाती है? कभी भी नहीं कर पाती है। आप छटपटाते हैं कब? जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उसके लिए ललक होती है पाने की, तब आप वो चीज़ कर पाते हैं। तो सुख सुविधा से अगर पेट आपका भरा हुआ है तो निश्चित रूप से आप मेहनत करना नहीं चाहेंगे। तो जो संसाधन आपको है, आपके माँ बाप ने जो दिया है, आप माँ बाप के जो संस्कार हैं, जो अभी तक पाल पोस के इतना बड़ा किया हुआ है, उसके तरफ ध्यान देते हुए आपका जो उत्तरदायित्व है, माँ बाप की केवल एक ही ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख ले और आगे बढ़े, हमारी चिंता दूर हो। ये चीज़ आपको कमा करके देना है। अगर यहाँ तक पाल पोस के बाद आप खुद सोचिए कि अगर आप लायक नहीं बनेंगे तो आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेंगे? तो बहुत सुनहरा आने वाला समय और भी कठिन है। तो इतना सुनहरा अवसर है, इसका भरपूर आप फायदा उठाइए। और एक बार पुनः मैं इस ऐसे माहौल में इतने अच्छे आयोजन के लिए आदरणीय प्रिंसिपल साहब को और इसमें सहयोग कर रहे सभी छात्र छात्राओं को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं एवं आपका अभिवादन करता हूं। एक चीज़ अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब मेरे ऑफिस में आए थे जब मुझे इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि यार वहाँ पे सीजीएन पीजी कॉलेज तो है, किसानों के पसीने की कमाई से बना हुआ विद्यालय है, इसमें एग्रीकल्चर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि साहब एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन नहीं है। तो मैं यहाँ उनको प्रेरित किया कि आप पूरी योजना बनाइए और ज़मीन खरीद के गन्ना सहकारी विकास समिति गोला से हम लोग रजिस्ट्रार महोदय से आपको निःशुल्क दिलाएंगे। पैसा हमारी समिति देगी, वो भी समिति का नहीं है, समिति किसानों का है।
किसानों का पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, रखा हुआ है एफडी के रूप में। हम लोग परचेज करके आपको देने को तैयार हैं। बस शर्त एक रहेगी कि वो लोकेशन अच्छा हो और सस्ते महंगे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अच्छी जगह पे हो। और इसकी आप शुरुआत करिए। हमारे जो निबंधक हैं रजिस्ट्रार केन कमीशन महोदय, उनकी भी ये इच्छा है कि समितियों के पास जो इतना पैसा पड़ा हुआ है, इसका समाज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में इसका सदुपयोग किया जाए, जैसे इसमें हुआ है। ठीक इसी तरीके से अभी चेयरमैन साहब एक चीज़ और कह रहे थे कि कुछ पैसा पड़ा हुआ है जो शायद लाइब्रेरी के लिए और किस चीज़ के लिए 1-1 करोड़ रुपया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बढ़ाएंगे उसको आगे। लेकिन ये जो मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, इस पर अगर आप लगिए, एक अच्छा आप लोकेशन लीजिए, सेलेक्ट करिए, सर्किल रेट से हम लोग उस पर बातचीत करके हम आगे उसको बढ़ाएंगे। और ये मेरी पूरी तरह से शुभकामना है कि इस महाविद्यालय का नाम और रोशन हो। बहुत सारे बच्चे इसमें स्पोर्ट में भी बताते हैं लोग निकले हैं, फौज में भी गए हैं। तो इन्हीं उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आपको इसी अपेक्षा के साथ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।